जेस चीफ से तेज गाड़ी चला रही थी, इसलिए हम 4 बजे तक पोर्ट एंजलिस पहुंच गए। काफी समय हो गया था जब मैंने आखिरी बार लड़कियों के साथ बाहर जाकर समय बिताया था, और लड़कियों के साथ होने की वो खुशी मुझे फिर से ऊर्जा से भर रही थी। हम उदास सी रॉक सॉन्ग सुन रहे थे, जबकि जेसिका उन लड़कों के बारे में लगातार बातें किए जा रही थी जिनके साथ हम घूमते थे। जेसिका की माँ के साथ डिनर बहुत अच्छी रही थी, और उसे उम्मीद थी कि सैटरडे नाइट तक वे अपने रिश्ते में फर्स्ट के स्टेज तक पहुंच जाएंगे। मैं मन ही मन मुस्कुरा दी और खुश हुई। एंजेला डांस में जाने को लेकर हल्की सी खुश थी, लेकिन एरिक में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जेज ने उससे ये कबूल करवाने की कोशिश की कि उसे किस तरह का लड़का पसंद है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने ड्रेसेस के बारे में सवाल करके बात बीच में रोक दी ताकि एंजेला को उस सवाल से बचाया जा सके। एंजेला ने मेरी तरफ कृतज्ञता भरी नजर से देखा। पोर्ट एंजलिस एक खूबसूरत सा छोटा टूरिस्ट ट्रैप था, जो फोक्स की तुलना में कहीं ज्यादा सजासवरा और आकर्षक था। लेकिन जेसिका और एंजेला इस जगह को अच्छी तरह जानती थीं, इसलिए उन्होंने बे के पास बने खूबसूरत बोर्डवॉक पर समय बर्बाद करने का फैसला नहीं किया। जेस सीधे शहर के एकमात्र बड़े डिपार्टमेंट स्टोर की ओर चली गई, जो बे एरिया के उस हिस्से से कुछ गलियां अंदर था, जहां टूरिस्ट्स के लिए हर चीज बहुत अच्छी तरह सजाई गई थी। डांस को सेमीफॉर्मल बताया गया था, लेकिन हमें ठीक ठीक पता नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। जब मैंने बताया कि फीनिक्स में मैं कभी किसी डांस में नहीं गई थी, तो जेसिका और एंजेला दोनों हैरान और लगभग अविश्वास से भर गईं। क्या तुम कभी किसी बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ नहीं गई? जेज ने स्टोर के सामने वाले दरवाजे से अंदर जाते हुए संदेह से पूछा। सच में, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं अपनी डांसिंग की परेशानियों के बारे में बताना नहीं चाहती थी। मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, या उसके जैसा भी कुछ नहीं। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। क्यों नहीं? जेसिका ने तुरंत पूछा। किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। वो अविश्वास से मुझे देखने लगी। यहाँ तो लोग तुम्हें बाहर चलने के लिए पूछते हैं, उसने मुझे याद दिलाया, और तुम उन्हें मना कर देती हो। अब हम जूनियर्स सेक्शन में पहुंच चुके थे और अच्छे कपड़ों के लिए रैक्स देख रहे थे। वेल, टाइलर को छोड़कर एंजेला ने धीरे से कहा। क्या? मैं हैरान होकर बोल पड़ी। तुमने क्या कहा? टाइलर ने सबको बताया है कि वह तुम्हें प्रो में ले जा रहा है, जेसिका ने संदेह भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बताया। उसने क्या कहा? मेरी आवाज ऐसी निकली जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मैंने तुम्हें बताया था कि ये सच नहीं है, एंजेला ने जेसिका से धीरे से कहा। मैं चुप रही। टाइलर की इस बात से हुआ सदमा धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। लेकिन तभी हमें ड्रेसेस के रैक्स मिल गए, और अब हमारे पास करने के लिए काम था। इसीलिए लॉरेन तुम्हें पसंद नहीं करती, जेसिका ने कपड़ों को देखते हुए हंसकर कहा। मैंने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं उसे अपने ट्रक से कुचल दूं, तो उसका एक्सीडेंट को लेकर गिल्टी महसूस करना बंद हो जाएगा? शायद वह अपने किए की भरपाई करने की कोशिश छोड़ देगा और मामला बराबर मान लेगा। शायद, जेस हंसते हुए बोली। अगर वो सच में यही वजह है कि वह ऐसा कर रहा है। ड्रेसेस का सिलेक्शन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन दोनों को पहनकर देखने के लिए कुछ कपड़े मिल गए। मैं ड्रेसिंग रूम के ठीक अंदर 3 तरफ वाले मिरर के पास रखी एक नीची चेयर पर बैठ गई और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगी। जेस 2 ड्रेसेस के बीच उलझी हुई थी, एक लंबी स्ट्रैपलेस साधारण ब्लैक ड्रेस और दूसरी घुटनों तक आने वाली इलेक्ट्रिक ब्लू ड्रेस जिसमें स्पगेटी स्ट्रैप्स थे। मैंने उसे ब्लू ड्रेस चुनने के लिए कहा। आखिर उसकी आंखों को और ज्यादा उभारने में क्या बुराई थी? एंजेला ने पेल पिंक ड्रेस चुनी, जो उसके लंबे कद पर बहुत अच्छी तरह ड्रेप हो रही थी और उसके लाइट ब्राउन बालों में मौजूद हनी रंग की झलक को और उभार रही थी। मैंने दोनों की खूब तारीफ की और जो कपड़े उन्होंने पसंद नहीं किए थे, उन्हें वापस रैक्स पर रखने में मदद की। पूरी शॉपिंग उस तरह की शॉपिंग ट्रिप्स की तुलना में बहुत जल्दी और आसानी से खत्म हो गई, जो मैं घर पर रेनी के साथ किया करती थी। शायद कम चॉइसेस होने में भी कुछ फायदा था। हम शूज और एक्सेसरीज की तरफ बढ़ गए। जब वे अलग अलग चीजें पहनकर देख रही थी, मैं बस उन्हें देखती और अपनी राय देती रही। मेरा खुद के लिए शॉपिंग करने का मन नहीं था, हालांकि मुझे नए शूज की जरूरत थी। लड़कियों के साथ बिताई शाम का एक्साइटमेंट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। टाइलर को लेकर हुई नाराजगी ने उसकी जगह ले ली थी और अब फिर से उदासी मेरे मन में लौटने लगी थी। एंजेला, मैंने झिझकते हुए कहा, जब वो पिंक स्ट्रैप्स वाली हाई हील्स पहनकर देख रही थी। वह इस बात से बहुत खुश थी कि उसका डेट इतना लंबा था कि वो पहली बार आराम से हाई हील्स पहन सकती थी। जेसिका ज्वेलरी काउंटर की तरफ चली गई थी और अब हम दोनों अकेली थी। हाँ, एंजेला ने अपना पैर आगे किया और जूते को बेहतर तरीके से देखने के लिए अपना एंकल घुमाया। मैं आखिरी पल में पीछे हट गई। मुझे ये अच्छे लग रहे हैं।
मुझे लगता है मैं इन्हें खरीद लूंगी। हालांकि ये उस एक ड्रेस के अलावा किसी और चीज के साथ कभी मैच नहीं करेंगे, उसने सोचा। ले लो, ये सेल पर है, मैंने उसका हौसला बढ़ाया। वह मुस्कुराई और उस बॉक्स का ढक्कन वापस रख दिया, जिसमें ज्यादा प्रैक्टिकल दिखने वाले ऑफ वाइट शूज थे। मैंने फिर कोशिश की। एंजेला, वो उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगी। क्या? कलेंस्का, मैंने शूज की तरफ देखते हुए पूछा। स्कूल से अक्सर बाहर रहना नॉर्मल है? मैंने नॉन शैलेंट दिखने की जितनी कोशिश की थी, उसमें बुरी तरह असफल रही। हाँ, जब वेदर अच्छा होता है तो वे हर समय बैकपैकिंग करने चले जाते हैं, डॉक्टर भी। वे सब बहुत आउटडोर्सी हैं, उसने धीरे से बताया और अपने शूज को भी देखने लगी। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। जेसिका की तरह सैकड़ों सवाल करने की तो बात ही दूर थी। मुझे एंजेला सच में पसंद आने लगी थी। ओह, मैंने उस विषय को वहीं छोड़ दिया। तभी जेसिका वापस आ गई और हमें वे राइनस्टोन ज्वेलरी दिखाने लगी जो उसने अपनी सिल्वर शूज के साथ मैच करने के लिए खरीदी थी। हमने बोर्डवॉक पर मौजूद एक छोटे इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान बनाया था, लेकिन ड्रेस शॉपिंग हमारी उम्मीद से कहीं जल्दी खत्म हो गई थी। जेस और एंजेला अपने कपड़े वापस कार में रखने वाली थी और फिर वहां से पैदल बे की तरफ जाने वाली थी। मैंने उनसे कहा कि मैं 1 घंटे बाद रेस्टोरेंट में उनसे मिलूंगी। मैं एक बुक स्टोर ढूंढना चाहती थी। वे दोनों मेरे साथ आने को तैयार थीं, लेकिन मैंने उन्हें मजे करने के लिए जाने को कहा। वे नहीं जानती थी कि बुक से घिरे होने पर मैं कितनी आसानी से उनमें खो जाती हूँ। ये ऐसी चीज थी जिसे मैं अकेले करना ज्यादा पसंद करती थी। दोनों खुशी खुशी बातें करती हुई कार की तरफ चली गई और मैं उस दिशा में चल पड़ी जिसकी तरफ जेज ने मुझे बुक स्टोर के लिए इशारा किया था। मुझे बुक स्टोर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन वो वैसी जगह नहीं थी जैसी मैं तलाश कर रही थी। उसकी खिड़कियां क्रिस्टल्स, ड्रीम कैचर्स और स्पिरिचुअल हीलिंग से जुड़ी किताबों से भरी हुई थी। मैं अंदर तक नहीं गई। कांच के पार मुझे लगभग 50 साल की एक महिला दिखाई दी, जिसके लंबे ग्रे बाल उसकी पीठ के नीचे तक सीधे लटक रहे थे। उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जो मानो सीधे 60s के दौर से निकल कर आई हो। वह काउंटर के पीछे खड़ी होकर मेरा स्वागत करने वाली मुस्कान दे रही थी। मैंने तय किया कि इस बातचीत को छोड़ देना ही बेहतर होगा। शहर में कोई नॉर्मल बुक स्टोर जरूर होगा। मैं गलियों में धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। काम खत्म होने के समय का ट्रैफिक अब सड़कों पर बढ़ने लगा था और मुझे उम्मीद थी कि मैं डाउनटाउन की तरफ जा रही हूँ। मैं इस बात पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जितना देना चाहिए था। मेरे मन में निराशा से जंग चल रही थी। मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि उसके बारे में न सोचूं, और एंजेला ने जो कहा था उसके बारे में भी नहीं सोचूं, और सबसे ज्यादा कोशिश सैटरडे की अपनी उम्मीदों को दबाने की कर रही थी। मुझे डर था कि अगर सैटरडे को भी निराशा हाथ लगी तो वह बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होगी। तभी मैंने ऊपर देखा और सड़क के किनारे खड़ी किसी की सिल्वर वॉल्वो दिखाई दी, और मेरे अंदर दबे सारे विचार एक साथ वापस आ गए। बेवकूफ, भरोसे के लायक नहीं वैम्पायर, मैंने मन ही मन सोचा। मैं गुस्से में दक्षिण दिशा की ओर चलती रही। आगे कुछ ग्लास फ्रंटेड शॉप्स दिखाई दे रही थीं और मुझे लगा कि शायद वहां कुछ काम की जगह मिल जाए। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि वे सिर्फ एक रिपेयर शॉप और एक खाली जगह थी। जेज और एंजेला को ढूंढने जाने के लिए अभी मेरे पास काफी समय था। उससे पहले मुझे अपने मूड को संभालना जरूरी था। मैंने 2-1 बार अपने बालों में उंगलियां फेरी और कुछ गहरी सांसें ली। फिर मैं कॉर्नर के आसपास आगे बढ़ गई। एक और सड़क पार करते हुए मुझे एहसास होने लगा कि मैं गलत दिशा में जा रही थी। जितने थोड़े लोग मुझे दिखाई दिए थे वे नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, और यहाँ की ज्यादातर बिल्डिंग्स वेयरहाउस जैसी लग रही थी। मैंने तय किया कि अगले कॉर्नर पर ईस्ट की ओर मुड़ूंगी। फिर कुछ ब्लॉक्स के बाद घूमकर किसी दूसरी सड़क से होते हुए बोर्डवॉक की ओर वापस जाने की कोशिश करूंगी। तभी 4 आदमियों का एक ग्रुप उस कॉर्नर से मुड़ा जिसकी तरफ मैं जा रही थी। उनके कपड़े ऑफिस से घर लौटने वाले लोगों से काफी कैजुअल थे, लेकिन वे टूरिस्ट्स होने के लिए बहुत ज्यादा मैले कुचैले लग रहे थे। जब वे मेरे करीब आए तो मुझे एहसास हुआ कि वे मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। वे आपस में जोर जोर से मजाक कर रहे थे, बहुत तेज हंस रहे थे और एक दूसरे के बाजुओं पर मुक्के मार रहे थे। मैं साइडवॉक के जितना अंदर जा सकती थी उतना चली गई ताकि उन्हें पर्याप्त जगह मिल सके। मैं तेजी से चल रही थी और उनकी तरफ देखने के बजाय सामने वाले कॉर्नर पर ध्यान दे रही थी। हे देयर, उनमें से एक ने मुझे पुकारा। उसे मुझसे ही बात करनी थी क्योंकि आसपास कोई और नहीं था। मैंने अपने आप ऊपर देखा। उनमें से 2 रुक गए थे और बाकी 2 की चाल धीमी हो गई थी। सबसे करीब खड़ा आदमी, जो भारी शरीर वाला और डार्क हेयर था और जिसकी उम्र 20-22 साल के आसपास लग रही थी,
शायद वही था जिसने मुझे पुकारा था। उसने एक फ्लैनल शर्ट पहन रखी थी जो एक गंदी टी शर्ट के ऊपर खुली हुई थी। नीचे कट ऑफ जीन्स और सैंडल्स थे। वह मेरी तरफ आधा कदम बढ़ा। हेलो, मैंने बिना सोचे प्रतिक्रिया में धीरे से कहा। फिर मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और कॉर्नर की तरफ और तेज चलने लगी। मेरे पीछे से उनकी जोरदार हंसी सुनाई दे रही थी। हे, वेट! उनमें से एक ने फिर मेरे पीछे से आवाज लगाई, लेकिन मैंने सिर नीचे रखा और राहत की सांस लेते हुए कॉर्नर पार कर लिया। फिर भी मुझे उनके पीछे से आती हंसी सुनाई दे रही थी। अब मैं एक ऐसे साइडवॉक पर पहुंच गई थी जो कई गंभीर गहरे रंग वाले वेयरहाउस के पीछे से होकर जा रहा था। हर वेयरहाउस में ट्रक से सामान उतारने के लिए बड़े बे डोर्स थे, लेकिन रात के लिए वे सभी पैडलॉक से बंद कर दिए गए थे। सड़क के साउथ साइड पर कोई साइडवॉक नहीं था। वहां सिर्फ चेन लिंक फेंस था जिसके ऊपर बार्ब्ड वायर लगी हुई थी। वह किसी तरह के इंजन पार्ट्स स्टोरेज यार्ड की सुरक्षा कर रही थी। मैं पोर्ट एंजलिस के उस हिस्से से बहुत आगे निकल चुकी थी जहां एक गेस्ट के तौर पर मुझे जाना चाहिए था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अंधेरा होने लगा है। बादल आखिरकार वापस लौट आए थे। वे वेस्टर्न हराइजन पर इकट्ठा हो रहे थे और उनकी वजह से सूरज सामान्य समय से पहले ही डूबता हुआ लग रहा था। ईस्टर्न स्काई अभी साफ था, लेकिन धीरे धीरे ग्रे हो रहा था और उसमें पिंक तथा ऑरेंज रंग की धारियां फैली हुई थी। मैं अपनी जैकेट कार में ही छोड़ आई थी। अचानक आई एक ठंडी लहर से मैं कांप उठी और अपनी बाहें कसकर सीने पर बांध ली। एक अकेली वैन मेरे पास से गुजरी। फिर सड़क पूरी तरह खाली हो गई। आसमान अचानक और ज्यादा अंधेरा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर उस परेशान करने वाले क्लाउड को घूरने के लिए देखा और तभी मुझे झटका लगा। 2 आदमी मुझसे लगभग 20 फीट पीछे चुपचाप चल रहे थे। वे उसी ग्रुप के थे जिसे मैं कॉर्नर पर पीछे छोड़ आई थी। हालांकि उनमें से वह डार्क हेड आदमी नहीं था जिसने मुझे पहले पुकारा था। मैंने तुरंत अपना सिर सामने कर लिया और अपनी चाल तेज कर दी। एक ऐसी ठंड ने मुझे फिर कंपा दिया जिसका वेदर से कोई संबंध नहीं था। मेरे पर्स में शोल्डर स्ट्रैप था और मैंने उसे अपने शरीर के अक्रॉस पहन रखा था, जैसा कि उसे इस तरह पहनना चाहिए था ताकि कोई उसे आसानी से खींचकर न ले जा सके। मुझे बिल्कुल पता था कि मेरा पेपर स्प्रे कहाँ था। अब भी मेरे कमरे में बेड के नीचे रखे डफल बैग के अंदर। मैंने उसे कभी अनपैक ही नहीं किया था। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, सिर्फ एक $20 नोट और कुछ छोटे नोट्स थे। मेरे मन में आया कि मैं गलती से अपना बैग गिरा दूं और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। लेकिन मेरे दिमाग के किसी छोटे डरे हुए हिस्से ने चेतावनी दी कि शायद वे सिर्फ थीव से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मैंने उनके शांत कदमों की आवाज को ध्यान से सुनना शुरू किया। ये अजीब था। कुछ देर पहले वे लोग जिस तरह जोर जोर से हंस रहे थे और शोर कर रहे थे, उसके मुकाबले उनके कदम बहुत ज्यादा शांत थे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अपनी चाल तेज कर रहे हैं या मेरे करीब आ रहे हैं। सांस लो, मैंने खुद को याद दिलाया। तुम्हें ये भी तो नहीं पता कि वे सच में तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं बिना दौड़े जितनी तेजी से चल सकती थी उतनी तेजी से आगे बढ़ती रही। मेरा ध्यान अब उस राइट हैंड टर्न पर था जो मुझसे कुछ ही यार्ड्स दूर था। मैं उनके कदमों की आवाज सुन सकती थी। वे अब भी उतनी ही दूरी पर थे जितनी पहले। तभी एक ब्लू कार साउथ की तरफ से सड़क पर मुड़ी और तेजी से मेरे पास से निकल गई। मेरे मन में आया कि मैं उसके सामने कूद जाऊं, लेकिन मैं झिझक गई। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि सच में मेरा पीछा किया जा रहा था या नहीं, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं कॉर्नर तक पहुंच गई। मैंने जल्दी से एक नजर डाली और देखा कि वह सिर्फ किसी दूसरी बिल्डिंग के पीछे जाने वाला ब्लाइंड ड्राइव था। मैं आधी मुड़ चुकी थी। जल्दी से मुझे अपनी दिशा सुधारनी पड़ी और उस संकरी ड्राइव को पार करके वापस साइडवॉक पर आना पड़ा। अगले कॉर्नर पर सड़क खत्म हो रही थी और वहां एक स्टॉप साइन था। मैंने अपने पीछे आती हल्की फुटस्टेप्स पर ध्यान केंद्रित किया और सोचने लगी कि मुझे दौड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन वे कदम अब कुछ दूर लग रहे थे और मैं जानती थी कि चाहे मैं दौड़ूं भी, वे मुझे आसानी से पकड़ सकते थे। अगर मैंने और तेज दौड़ने की कोशिश की तो पूरी संभावना थी कि मैं ठोकर खाकर गिर जाऊं। उनके कदम निश्चित रूप से अब पहले से ज्यादा दूर थे। मैंने जोखिम उठाकर जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। अब वे शायद 40 फीट पीछे थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर मैंने देखा वे दोनों मुझे ही घूर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस कॉर्नर तक पहुंचने में हमेशा के लिए समय लग रहा हो। मैं अपनी चाल एक जैसी बनाए रखती रही। हर कदम के साथ वे आदमी थोड़े थोड़े और पीछे होते जा रहे थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझे डरा दिया है और अब उन्हें इसका अफसोस हो रहा था। मैंने देखा कि 2 कार्स नॉर्थ की ओर जा रही थीं
और उस इंटरसेक्शन से होकर निकल गई जिसकी तरफ मैं जा रही थी। मैंने राहत की सांस छोड़ी। जब मैं इस सुनसान सड़क से बाहर निकलूंगी तो आसपास और लोग होंगे। मैंने राहत भरी सांस के साथ कॉर्नर पार किया और अचानक मैं फिसलकर रुक गई। सड़क के दोनों तरफ खाली, बिना दरवाजों और बिना खिड़कियों वाली दीवारें थीं। दूर 2 इंटरसेक्शंस आगे मुझे स्ट्रीट लैंप्स, कार्स और कुछ पेडेस्ट्रियंस दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे सभी बहुत दूर थे। और तभी मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच वेस्टर्न बिल्डिंग से टिककर खड़े उन बाकी 2 आदमियों पर पड़ी जो उसी ग्रुप के थे। दोनों मुझे उत्साहित मुस्कानों के साथ देख रहे थे, जबकि मैं साइडवॉक पर डर के मारे बिल्कुल जम गई थी। तभी मुझे समझ आया, वे मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, वे मुझे हाकर यहाँ ला रहे थे। मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकी, लेकिन वो समय बहुत लंबा महसूस हुआ। फिर मैं मुड़ी और सड़क के दूसरी तरफ तेजी से भागने लगी। मेरे मन में तुरंत आया कि ये कोशिश बेकार है। मेरे पीछे आती फुटस्टेप्स अब ज्यादा तेज सुनाई दे रही थीं। "दे यू आर!" उस स्टॉकी, डार्क हेड आदमी की भारी आवाज ने उस गहरी खामोशी को चीर दिया और मैं डर कर उछल पड़ी। बढ़ते अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे पार किसी और को देख रहा हो। या मेरे पीछे से किसी ने जोर से आवाज लगाई, जिससे मैं फिर चौंक गई और सड़क पर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। वी जस्ट टुक अ लिटिल डिटूर। अब मुझे अपनी चाल धीमी करनी पड़ी। मैं खुद को उन दोनों आदमियों के बहुत ज्यादा करीब ले जा रही थी जो बिल्डिंग से टिककर खड़े थे। मैं जोर से चीख सकती थी, बहुत तेज। मैंने इसके लिए हवा अंदर खींची, लेकिन मेरा गला इतना सूखा हुआ था कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं कितनी जोर से चीख पाऊंगी। मैंने जल्दी से अपना पर्स सिर के ऊपर से निकालकर दूसरी तरफ कर लिया और उसकी स्ट्रैप को एक हाथ से कसकर पकड़ लिया। जरूरत पड़ने पर मैं उसे देने के लिए भी तैयार थी और हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए भी। वह भारी शरीर वाला आदमी दीवार से हटकर सीधा खड़ा हो गया, जबकि मैं सावधानी से रुक गई। फिर वो धीरे धीरे सड़क पर मेरी तरफ बढ़ने लगा। "स्टे अवे फ्रॉम मी," मैंने चेतावनी दी। मेरी आवाज ऐसी होनी चाहिए थी जैसे मैं मजबूत और बिल्कुल निडर हूं, लेकिन मेरा सूखा गला मुझे धोखा दे रहा था। आवाज में कोई दम नहीं था। "डोंट बी लाइक दैट, शुगर," उसने मुझे पुकारा और मेरे पीछे से फिर वही शोर भरी हंसी गूंज उठी। मैंने अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर खुद को संभाला और घबराहट के बीच अपनी सेल्फ डिफेंस की थोड़ी सी जानकारी याद करने की कोशिश की। हाथ की हथेली के नीचे वाले हिस्से से ऊपर की ओर वार करना। उम्मीद थी कि इससे उसकी नाक टूट जाएगी या वह पीछे गिर जाएगा। उंगली आँख की सॉकेट में डालना, फिर उसे घुमाकर आँख बाहर निकालने की कोशिश करना। और बेशक, स्टैंडर्ड नी टू द ग्रॉइन। उसी समय मेरे दिमाग में वो पेसिमिस्टिक आवाज फिर उठी। उसने याद दिलाया कि शायद मैं उनमें से सिर्फ एक आदमी का भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ तो 4 थे। "चुप रहो," मैंने उस आवाज को आदेश दिया, इससे पहले कि डर मुझे पूरी तरह जकड़ लेता। मैं बिना किसी को साथ लिए यहाँ से जाने वाली नहीं थी। मैंने निगलने की कोशिश की ताकि गला थोड़ा साफ हो सके और मैं एक अच्छी, तेज चीख निकाल सकूं। तभी अचानक हेडलाइट्स कॉर्नर से तेजी से घूमती हुई सामने आई। कार लगभग उस स्टॉकी आदमी से टकरा ही गई। उसे तुरंत पीछे साइडवॉक की तरफ छलांग लगानी पड़ी। मैं सड़क पर कूद गई। अब इस कार को रुकना ही था, या फिर उसे मुझे टक्कर मारनी पड़ती। लेकिन सिल्वर कार अचानक फिशटेल करती हुई घूमी और फिसलते हुए मेरे से कुछ ही फीट दूर आकर रुक गई। उसका पैसेंजर डोर खुला हुआ था। "गेट इन," एक गुस्से से भरी आवाज ने आदेश दिया। ये आश्चर्यजनक था कि मेरी घुटन पैदा कर देने वाली डर की भावना कितनी तुरंत गायब हो गई। और उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था कि सुरक्षा की भावना कितनी अचानक मेरे ऊपर छा गई। मैं अभी सड़क से पूरी तरह हटी भी नहीं थी। सिर्फ उसकी आवाज सुनते ही मुझे सुरक्षित महसूस होने लगा था। मैं तुरंत सीट पर कूदकर बैठ गई और अपने पीछे डोर जोर से बंद कर दिया। कार के अंदर अंधेरा था। डोर खुलने पर भी कोई लाइट नहीं जली थी। डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में मैं मुश्किल से उसका चेहरा देख पा रही थी। उसने कार को तेजी से घुमाकर नॉर्थ की दिशा में कर दिया। टायर्स चीखने लगे। वह बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रहा था और सड़क पर खड़े उन स्टंट आदमियों की तरफ कार मोड़ दी। मैंने बस एक झलक में उन्हें साइडवॉक की तरफ कूदते देखा। फिर कार सीधी हुई और हम हार्बर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। "पुट ऑन योर सीट बेल्ट," उसने आदेश दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं दोनों हाथों से सीट को कसकर पकड़े हुई थी। मैंने तुरंत सीट बेल्ट लगा ली। अंधेरे में बेल्ट के लॉक होने की आवाज बहुत तेज सुनाई दी। उसने अचानक शार्प लेफ्ट लिया और फिर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में कई स्टॉप साइंस आए, लेकिन उसने बिना रुके उन्हें पार कर दिया। फिर भी मुझे पूरी तरह सुरक्षित महसूस हो रहा था।
और उस समय मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने गहरी राहत के साथ उसके चेहरे को देखा। मेरी राहत सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि मैं अभी अभी उस मुसीबत से बची थी, उससे भी कहीं ज्यादा कुछ था। मैं उसकी फ्लॉलेस फीचर्स को उस सीमित रोशनी में ध्यान से देखती रही और अपनी सांसों को सामान्य करने का इंतजार करती रही। तभी मुझे एहसास हुआ, उसका चेहरा बेहद गुस्से से भरा हुआ था। "आर यू ओके?" मैंने पूछा। मुझे खुद हैरानी हुई कि मेरी आवाज कितनी भारी और बैठी हुई लग रही थी। "नो," उसने संक्षेप में जवाब दिया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं चुप बैठी रही। मैं उसके चेहरे को देखती रही, जबकि उसकी जलती हुई आंखें लगातार सामने सड़क पर टिकी थी। अचानक कार रुक गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन इतना अंधेरा था कि सड़क के किनारे खड़े घने पेड़ों की सिर्फ धुंधली सी आकृतियां दिखाई दे रही थी। "हम अब टाउन में नहीं थे, बेला?" उसने पूछा। उसकी आवाज कसी हुई और नियंत्रित थी। "यस," मेरी आवाज अब भी रफ थी। मैंने धीरे से अपना गला साफ करने की कोशिश की। "आर यू ऑल राइट?" वो अब भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। "यस," मैंने धीमी, बैठी हुई आवाज में कहा। "डिस्ट्रैक्ट मी, प्लीज," उसने आदेश दिया। "आई एम सॉरी." "व्हाट?" उसने तेजी से सांस बाहर छोड़ी। "जस्ट प्रैटल अबाउट समथिंग अनइम्पॉर्टेंट अंटिल आई काम डाउन," उसने स्पष्ट किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थंब तथा फोर फिंगर से अपनी नाक के ऊपर वाले हिस्से को दबाने लगा। मैंने दिमाग पर जोर डालकर कोई मामूली सी बात सोचने की कोशिश की। मैं कल स्कूल से पहले टाइलर क्राउली को अपनी ट्रक से कुचलने वाली हूँ। उसकी आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसके होंठ के एक कोने में हल्की सी हरकत हुई। वाई? वह सबको बता रहा है कि वह मुझे प्रो में ले जा रहा है। या तो वो पागल है, या फिर अब भी उस एक्सीडेंट के लिए मेरी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पिछली बार उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। खैर, तुम्हें वह याद है, और उसे लगता है कि प्रोम पर मेरे साथ जाना किसी तरह इसकी सही भरपाई है। मैं लगातार बोलती चली गई। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी जान भी खतरे में डाल दूं, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, और वह माफी मांगने या इसकी भरपाई करने की कोशिश बंद कर देगा। मुझे एनिमीज की जरूरत नहीं है, और शायद लॉरेन भी पीछे हट जाएगी अगर टाइलर मुझे अकेला छोड़ दे। हालांकि शायद मुझे उसकी सेंट्रा को पूरी तरह बर्बाद करना पड़ेगा। अगर उसके पास राइड ही नहीं होगी, तो वह किसी को प्रो में कैसे ले जाएगा? मैं बिना रुके बोलती रही। आई हर्ड अबाउट दैट। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी ज्यादा शांत लग रही थी। तुम्हें पता था? मैंने अविश्वास से पूछा। मेरी पिछली नाराजगी फिर से भड़क उठी। अगर वो गर्दन से नीचे तक पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाए, तो वो प्रो में जा भी नहीं सकता। मैंने बड़बड़ाते हुए अपनी योजना को थोड़ा और बेहतर बनाया। एडवर्ड ने आह भरी और आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। बेहतर? ज्यादा नहीं। मैंने इंतजार किया, लेकिन उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर सीट से पीछे टिकाया और कार की छत को घूरने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल कठोर था। क्या हुआ है? मेरी आवाज फुसफुसाहट में निकल गई। कभी कभी मुझे अपने गुस्से को लेकर समस्या होती है, बेला। वह भी फुसफुसाकर बोल रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़कर लगभग छोटी सी दरार जैसी हो गईं। लेकिन मेरे लिए वापस जाकर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसने नजरें दूसरी तरफ कर लीं और कुछ पल तक फिर से अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता रहा। कम से कम, उसने आगे कहा, मैं खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा करना सही नहीं होगा। ओह, उस समय ये शब्द भी मुझे बहुत कम लगा, लेकिन मुझे इससे बेहतर जवाब समझ नहीं आया। हम फिर से चुपचाप बैठे रहे। मैंने डैशबोर्ड की क्लॉक की तरफ देखा। 6 से ज्यादा हो चुके थे। जेसिका और एंजेला परेशान हो रही होंगी। मैंने धीरे से कहा, मुझे उनसे मिलना था। उसने बिना कुछ कहे इंजन स्टार्ट कर दिया। कार को स्मूथली घुमाकर उसने फिर टाउन की तरफ तेजी से चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हम स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पहुंच गए। हम अब भी बहुत तेज जा रहे थे, और बोर्डवॉक के पास धीरे धीरे चल रही कार्स के बीच वह बेहद आसानी से कार निकाल रहा था। उसने कर्ब के पास पैरेलल पार्किंग के लिए जगह देखी। मुझे लगा कि वॉल्वो उस जगह में आ ही नहीं सकती, लेकिन उसने बिना किसी परेशानी के सिर्फ एक ही कोशिश में कार को उस छोटी सी जगह में एफर्टलेसली पार्क कर दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां ला बेला इटालिया की लाइट्स दिखाई दे रही थीं, और जेस तथा एंजेला अभी अभी वहां से निकल रही थी। वे बेचैनी से इधर उधर कदम बढ़ाते हुए हमारी दिशा से दूर जा रही थी। तुम्हें कैसे पता था कि वे? मैंने पूछना शुरू किया, लेकिन फिर मैंने अपना सिर हिला दिया। तभी मैंने डोर खुलने की आवाज सुनी और मुड़कर देखा। एडवर्ड कार से बाहर निकल रहा था। तुम क्या कर रहे हो?
मैंने पूछा। मैं तुम्हें डिनर पर ले जा रहा हूँ। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कठोर थीं। वो कार से बाहर निकला और डोर जोर से बंद कर दिया। मैंने जल्दी जल्दी अपना सीट बेल्ट खोला और उसके पीछे कार से बाहर निकल आई। वह साइडवॉक पर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया। जेसिका और एंजेला को रोक लो, इससे पहले कि मुझे उन्हें भी ढूंढना पड़े। अगर मैं तुम्हारे दूसरे फ्रेंड से दोबारा टकरा गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को रोक पाऊंगा। उसकी आवाज में छिपी धमकी ने मुझे फिर से कंपा दिया। जेस, एंजेला, मैंने उन्हें पुकारते हुए आवाज लगाई, और जब वे पीछे मुड़ी तो मैंने हाथ हिलाया। वे तुरंत वापस हमारी तरफ दौड़ी, लेकिन उनके चेहरों पर दिखाई दे रही राहत उसी क्षण हैरानी में बदल गई जब उन्होंने देखा कि मैं किसके साथ खड़ी थी। वे हमसे कुछ फीट दूर आकर रुक गईं। तुम कहाँ चली गई थी? जेसिका की आवाज में शक साफ था। मैं रास्ता भटक गई थी, मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। और फिर मेरी मुलाकात एडवर्ड से हो गई। मैंने उसकी तरफ इशारा किया। क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर ज्वाइन करूं? एडवर्ड ने अपनी मुलायम और इरिजिस्टिबल आवाज में पूछा। उनके हैरान चेहरे देखकर मैं समझ गई कि उसने इससे पहले कभी अपने चार्म का इस्तेमाल उन दोनों पर नहीं किया था। श्योर, जेसिका ने धीमी सांस के साथ कहा। एक्चुअली, बेला, तुम्हारा इंतजार करते करते हमने पहले ही खाना खा लिया था। सॉरी, एंजेला ने स्वीकार किया। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैंने कंधे उचकाए। मुझे लगता है तुम्हें कुछ खाना चाहिए। एडवर्ड की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पूरा अथॉरिटी था। उसने जेसिका की तरफ देखा और थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी अगर मैं आज रात बेला को घर छोड़ दूं? इससे तुम्हें उसके खाना खत्म करने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा ख्याल है। जेसिका ने अपने होंठ को हल्के से दबाया और मेरे चेहरे को देखकर समझने की कोशिश करने लगी कि क्या मैं वास्तव में यही चाहती हूँ। मैंने उसे आंख मारी। मैं अपने उस हमेशा के सेवियर के साथ अकेले होने से ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। मेरे मन में इतने सारे सवाल थे जिन्हें मैं उसके सामने तब तक नहीं रख सकती थी जब तक हम अकेले नहीं होते। ओके, एंजेला ने जेसिका से भी जल्दी जवाब दिया। कल मिलते हैं, बेला। एडवर्ड, उसने जेसिका का हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ खींचने लगी। मैं देख सकती थी कि उनकी कार थोड़ी दूर फर्स्ट स्ट्रीट के दूसरी तरफ पार्क थी। जब वे कार में बैठने लगी तो जेज ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर जबरदस्त क्यूरियोसिटी थी। मैंने भी हाथ हिलाया और तब तक इंतजार किया जब तक वे वहां से चली नहीं गईं। फिर मैं एडवर्ड की तरफ मुड़ी। सच में, मुझे भूख नहीं है, मैंने जोर देकर कहा और उसका चेहरा ध्यान से देखने के लिए ऊपर देखा। उसके चेहरे के भाव समझना मुश्किल था। मेरी खातिर। उसने रेस्टोरेंट के डोर की तरफ जाकर उसे खोला और जिद भरे भाव के साथ मेरे लिए खुला रखा। साफ था कि अब इस बारे में कोई और डिस्कशन नहीं होने वाला था। मैंने रिजाइंड साई के साथ उसके पास से गुजरकर रेस्टोरेंट में कदम रखा। रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी। पोर्ट एंजलिस में ये ऑफ सीजन था। होस्ट एक महिला थी। जैसे ही उसने एडवर्ड को देखा, उसकी आंखों के भाव देखकर मैं समझ गई कि वो क्या सोच रही थी। उसने एडवर्ड का स्वागत जरूरत से कुछ ज्यादा गर्मजोशी से किया। मुझे हैरानी हुई कि ये बात मुझे कितनी परेशान कर रही थी। वह मुझसे कई इंचेस लंबी थी और उसके बाल अस्वाभाविक रूप से ब्लॉन्ड थे। अ टेबल फॉर टू? उसकी आवाज अल्यूरिंग थी। चाहे एडवर्ड जानबूझकर ऐसा कर रहा था या नहीं, मैंने देखा कि उसकी नजर पहले मुझ पर गई और फिर तुरंत हट गई। शायद मेरे बिल्कुल साधारण दिखने से और एडवर्ड द्वारा हमारे बीच बनाए रखे गए सावधान, बिना किसी कांटेक्ट वाले अंतर से वो संतुष्ट हो गई थी। वो हमें डाइनिंग फ्लोर के बीचों बीच सबसे ज्यादा भीड़ वाले हिस्से में 4 लोगों के बैठने लायक एक टेबल की तरफ ले गई। मैं बैठने ही वाली थी कि एडवर्ड ने मुझे रोकने के लिए सिर हिला दिया। शायद कुछ ज्यादा प्राइवेट जगह हो, उसने होस्ट से धीमी आवाज में कहा। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने बहुत स्मूथली उसे टिप दे दिया हो। मैंने किसी को किसी टेबल को सिर्फ इसलिए मना करते हुए केवल पुरानी मूवीज में देखा था। श्योर, वह मेरी तरह ही हैरान लग रही थी। वह मुड़ी और हमें एक पार्टीशन के चारों तरफ से छोटे छोटे बूथ्स के एक हिस्से में ले गई। वहां सभी बूथ्स खाली थे। ये कैसा रहेगा? परफेक्ट, उसने अपनी चमकती हुई मुस्कान दिखाई और वह महिला एक पल के लिए जैसे सम्मोहित हो गई। उसने सिर हिलाया और पलकें झपकाईं। आपका सर्वर अभी आ जाएगा। वह थोड़ी अस्थिर चाल से वहां से चली गई। तुम्हें लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उसे टोका। ये ठीक नहीं है। क्या करना? उन्हें इस तरह डैज़ल करना।
वो शायद अभी किचन में हाइपरवेंटिलेट कर रही होगी। वो उलझन में लग रहा था। ओह कम ऑन, मैंने अविश्वास से कहा। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि लोगों पर तुम्हारा क्या इफेक्ट होता है। उसने अपना सिर थोड़ा एक तरफ झुका लिया और उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। मैं लोगों को डैज़ल करता हूँ? तुमने ध्यान नहीं दिया? क्या तुम्हें लगता है कि हर किसी को इतनी आसानी से अपनी बात मनवाने को मिल जाती है? उसने मेरे सवालों को नजरअंदाज कर दिया। क्या मैं तुम्हें डैज़ल करता हूँ? अक्सर, मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया। तभी हमारी सर्वर आ गई। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। हॉस्टेस ने निश्चित रूप से पीछे जाकर उसके बारे में कुछ बताया था, और ये नई लड़की निराश नहीं लग रही थी। उसने अपने छोटे ब्लैक बालों की एक लट को कान के पीछे किया और जरूरत से ज्यादा गर्मजोशी से मुस्कुराई। हेलो, माई नेम इज अम्बर एंड आई विल बी योर सर्वर टुनाइट। व्हाट कैन आई गेट यू टू ड्रिंक? मैंने गौर किया कि वह केवल एडवर्ड से बात कर रही थी। एडवर्ड ने मेरी तरफ देखा। आई विल हैव अ कोक। उसकी आवाज ऐसी लगी जैसे वो सवाल पूछ रहा हो। टू कोक्स, उसने कहा। आई विल बी राइट बैक विद दैट। उसने एक और जरूरत से ज्यादा मुस्कान के साथ उसे भरोसा दिलाया, लेकिन एडवर्ड ने उस मुस्कान पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मेरी तरफ देख रहा था। उसके जाने के बाद मैंने पूछा, व्हाट? उसकी आंखें अब भी मेरे चेहरे पर टिकी थी। हाउ यू फीलिंग? आई एम फाइन, मैंने जवाब दिया। उसकी गंभीरता ने मुझे थोड़ा हैरान किया। तुम्हें चक्कर, तबीयत खराब, ठंड, ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हो रहा? क्या मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए? मेरे उलझे हुए स्वर पर वो हंस पड़ा। वेल, मैं वास्तव में तुम्हारे शौक में जाने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर वही परफेक्ट क्रूकेड स्माइल उभर आई। कुछ पल बाद जब मैं फिर से ठीक से सांस ले पाई, तो मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं हमेशा से अनप्लेजेंट चीजों को दबाने में बहुत अच्छी रही हूँ। फिर भी, जब तक तुम्हारे शरीर में थोड़ी शुगर और फूड नहीं पहुंच जाता, तब तक मुझे बेहतर महसूस नहीं होगा। जैसे उसकी बात सुनते ही वेट्रेस वापस आ गई। इस बार वह हमारे ड्रिंक्स और ब्रेड स्टिक्स की एक बास्केट लेकर आई थी। वह मेरी तरफ पीठ किए खड़ी रही और टेबल पर चीजें रखने लगी। आर यू रेडी टू ऑर्डर? उसने एडवर्ड से पूछा। बेला? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। वेट्रेस ने अनिच्छा से मेरी तरफ रुख किया। मैंने मेन्यू में जो पहली चीज दिखाई दी, वही चुन ली। आई हैव द मशरूम रैवियोली। एंड यू? वह मुस्कुराते हुए फिर एडवर्ड की तरफ मुड़ गई। नथिंग फॉर मी। बेशक, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। उसके चेहरे पर अब भी वो कॉय स्माइल थी, लेकिन एडवर्ड उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वह निराश होकर वहां से चली गई। ड्रिंक, उसने मुझे आदेश दिया। मैंने ओबीडियंटली अपने सोडा का थोड़ा सा सिप लिया। फिर मैंने उससे ज्यादा गहराई से पीना शुरू कर दिया। मुझे खुद हैरानी हुई कि मुझे कितनी ज्यादा प्यास लगी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूरा ग्लास खत्म कर दिया था, जब एडवर्ड ने अपना ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे अब भी प्यास लगी थी। ठंडी सोडा की ठंडक मेरे सीने के अंदर तक महसूस हो रही थी, और मैं फिर काँप गई। आर यू कोल्ड? ये सिर्फ कोक की वजह से है, मैंने समझाया और फिर काँप उठी। तुम्हारे पास जैकेट नहीं है? उसकी आवाज में नाराजगी थी। हाँ, मैंने अपने बगल में खाली बेंच की तरफ देखा। ओह, आई लेफ्ट इट इन जेसिका's कार। मुझे याद आया। एडवर्ड ने तुरंत अपनी जैकेट उतारना शुरू कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि वह क्या पहनता है। सिर्फ आज रात नहीं, बल्कि कभी भी। मैं बस उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती थी। लेकिन अब मैंने खुद को उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। वह हल्के बेज रंग की लेदर जैकेट उतार रहा था। उसके नीचे आइवरी रंग का टर्टलनेक स्वेटर था। स्वेटर उसके शरीर पर बिल्कुल फिट था और उसके मस्कुलर चेस्ट को और उभार रहा था। उसने मेरी घूरती हुई नजर को रोकते हुए जैकेट मेरी तरफ बढ़ा दी। थैंक्स, मैंने फिर कहा और जैकेट में अपनी बाहें डाल ली। वह ठंडी थी, बिल्कुल वैसी ही ठंडी जैसी सुबह मैंने अपनी जैकेट उठाते समय महसूस की थी, जब वह ठंडे हॉलवे में टंगी हुई थी। मैं फिर काँप गई। उसमें एक शानदार खुशबू थी। मैंने सांस अंदर खींची और उस डिलिशियस सेंट को पहचानने की कोशिश की। उसमें कॉलोन जैसी कोई गंध नहीं थी। उसकी स्लीव्स मेरे हाथों के लिए बहुत लंबी थीं, इसलिए मैंने उन्हें पीछे मोड़ लिया ताकि मेरे हाथ बाहर निकल सकें। तुम्हारी स्किन के साथ ये ब्लू कलर बहुत सुंदर लग रहा है, उसने मुझे देखते हुए कहा। मैं हैरान रह गई। मैंने नीचे अपने कपड़ों की तरफ देखा और हमेशा की तरह मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने ब्रेड बास्केट मेरी तरफ सरका दी। सच में, मैं शौक में नहीं जा रही हूँ, मैंने विरोध किया। तुम्हें जाना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन के साथ ऐसा ही होता। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम डरी हुई हो।
वह मेरी आंखों में देखने लगा। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें कितनी हल्की थीं। मैंने उसे पहले कभी इतनी हल्की आंखों वाला नहीं देखा था। वे गोल्डन बटरस्कॉच जैसी लग रही थी। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सेफ महसूस होता है, मैंने स्वीकार किया। उसकी आंखों में देखते हुए मैं फिर से सच बोलने के लिए जैसे सम्मोहित हो गई थी। इस बात से वो खुश नहीं हुआ। उसकी एल्बास्टर जैसी माथे की त्वचा पर बल पड़ गए। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिला दिया। ये मेरी योजना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने एक ब्रेड स्टिक उठाई और उसके सिरे को धीरे धीरे कुतरने लगी। साथ ही उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखती रही। मैं सोच रही थी कि आखिर कब उससे सवाल पूछना शुरू करना ठीक होगा। जब तुम्हारी आंखें इतनी हल्की होती हैं, तब आमतौर पर तुम्हारा मूड भी बेहतर होता है, मैंने कहा। मैं उसे उस विचार से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा इतना गंभीर और परेशान हो गया था। वह मुझे हैरानी से देखने लगा। व्हाट? जब तुम्हारी आंखें ब्लैक होती हैं, तब तुम हमेशा ज्यादा चिड़चिड़े रहते हो। तब मैं इसकी उम्मीद करती हूँ, मैंने आगे कहा। इसके पीछे मेरी एक थ्योरी है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और थ्योरीज? मैंने ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा चबाया और बेपरवाह दिखने की कोशिश की। उम्मीद है कि इस बार तुम कुछ ज्यादा क्रिएटिव रहे होगे। या अब भी कॉमिक बुक से आइडियाज चुराते हो? उसके चेहरे पर हल्की सी मॉकिंग स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी सिकुड़ी हुई थी। वेल, नहीं, मैंने इसे कॉमिक बुक से नहीं लिया, लेकिन ये भी सच है कि मैंने इसे खुद से नहीं बनाया, मैंने स्वीकार किया। एंड? उसने मुझे आगे बोलने के लिए उकसाया, लेकिन तभी वेट्रेस पार्टीशन के चारों ओर से आती हुई हमारे पास पहुंच गई। मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों अनजाने में टेबल के अक्रॉस एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, क्योंकि उसके आते ही हम दोनों सीधे होकर बैठ गए। उसने मेरी डिश मेरे सामने रखी। वह काफी अच्छी दिख रही थी। फिर वो जल्दी से एडवर्ड की तरफ मुड़ी। क्या तुम्हारा मन बदल गया? उसने पूछा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और ला सकती हूँ? शायद मैं ही उसके शब्दों में छिपा डबल मीनिंग महसूस कर रही थी। नो, थैंक यू, लेकिन थोड़ी और सोडा अच्छी रहेगी। उसने अपनी लंबी सफेद उंगली से मेरे सामने रखे खाली कप्स की तरफ इशारा किया। श्योर। उसने खाली ग्लासेस उठाए और वहां से चली गई। तुम कुछ कह रही थी? एडवर्ड ने पूछा। मैं तुम्हें कार में बताऊंगी। अगर? मैं बीच में रुक गई। कोई कंडीशंस हैं? उसने एक आईब्रो उठाई। उसकी आवाज में हल्की सी चेतावनी थी। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स। वेट्रेस 2 और कोक्स लेकर वापस आ गई। इस बार उसने बिना कुछ कहे उन्हें टेबल पर रखा और फिर चली गई। मैंने एक सिप लिया। वेल, पूछो, उसने मुझे उकसाया। उसकी आवाज अब भी थोड़ी कठोर थी। मैंने सबसे आसान सवाल से शुरुआत करने का फैसला किया, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। तुम पोर्ट एंजलिस में क्यों हो? उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और धीरे धीरे अपने बड़े हाथों को टेबल पर एक दूसरे के ऊपर रख लिया। फिर उसने अपनी पलकों के नीचे से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्मर्क थी। नेक्स्ट। लेकिन ये तो सबसे आसान सवाल है, मैंने आपत्ति की। नेक्स्ट, उसने दोहराया। मैंने निराश होकर नीचे देखा। मैंने सिल्वरवेयर खोला, फोक उठाया और सावधानी से एक रैवियोली उसमें लिया। फिर मैंने उसे धीरे धीरे अपने मुंह में रखा। मैं अब भी नीचे देख रही थी। चबाते हुए मैं सोचने लगी। मशरूम्स अच्छे थे। मैंने खाना निगला और कोक का एक और सिप लिया। फिर मैंने ऊपर देखा। ओके, देन। मैंने उसे घूरा और धीरे धीरे बोलना जारी रखा। मान लो, हाइपोथेटिकली, कि कोई लोगों के विचार जान सकता हो, उनका माइंड पढ़ सकता हो, बस कुछ एक्सेप्शंस के साथ। सिर्फ एक एक्सेप्शन, उसने मेरी बात सुधारते हुए कहा। हाइपोथेटिकली, ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ। मैं खुश थी कि वो मेरे इस खेल में साथ दे रहा था, लेकिन मैंने खुद को कैजुअल दिखाने की कोशिश की। ये कैसे काम करता है? इसकी लिमिटेशंस क्या है? वह कोई दूसरे व्यक्ति को ठीक उसी समय कैसे ढूंढ सकता है? उसे कैसे पता चलेगा कि वह मुसीबत में है? मैं सोचने लगी कि मेरे इतने घुमावदार सवालों का कोई मतलब भी बन रहा था या नहीं। हाइपोथेटिकली, उसने पूछा। श्योर। वेल, अगर वह कोई उसे जो कह लेते हैं, मैंने सुझाव दिया। वह हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, जो अगर जो ध्यान दे रहा होता तो टाइमिंग को इतना एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने सिर हिलाया और आंखें घुमाईं। सिर्फ तुम ही हो जो इतने छोटे शहर में भी मुसीबत में पड़ सकती हो। तुम्हें पता है, तुमने एक दशक के लिए यहाँ के क्राइम रेट स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया होता। हम एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहे थे, मैंने ठंडे स्वर में उसे याद दिलाया। वो हंस पड़ा और उसकी आंखों में गर्माहट आ गई। हाँ,
हम कर रहे थे। उसने सहमति जताई। क्या तुम्हें जेन कहें? तुम्हें कैसे पता चला? मैं अपनी आवाज में मौजूद उत्सुकता को रोक नहीं पाई। मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से उसकी तरफ झुक रही थी। वो कुछ पल के लिए जैसे डगमगा रहा था, मानो उसके अंदर कोई डिलेमा चल रहा हो। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली हुई थीं। मुझे लगा कि वो उसी क्षण ये फैसला कर रहा था कि मुझे सच बता देना चाहिए या नहीं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैंने धीमे से कहा। बिना सोचे मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके जुड़े हुए हाथों को छूना चाहा, लेकिन उसने अपने हाथों को बहुत हल्के से पीछे खिसका लिया और मैंने भी अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे नहीं पता कि अब मेरे पास कोई चॉइस भी है या नहीं। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। मैं गलत था। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो। मुझे लगा था कि तुम हमेशा सही होते हो। पहले हुआ करता था। उसने फिर से सिर हिलाया। एक और चीज को लेकर भी मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुम एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट करने वाली मैग्नेट नहीं हो। ये क्लासिफिकेशन बहुत छोटा है। वह मेरी तरफ गंभीरता से देखते हुए बोला, तुम ट्रबल के लिए मैग्नेट हो। अगर 10 माइल्स के रेडियस में कोई भी डेंजरस चीज मौजूद होगी तो वह किसी न किसी तरह तुम्हें ढूंढ ही लेगी, और तुम खुद को भी उसी कैटेगरी में रखते हो। मैंने अंदाजा लगाया। उसका चेहरा अचानक ठंडा और भावहीन हो गया। बिल्कुल। मैंने फिर से अपना हाथ टेबल के अक्रॉस बढ़ाया। उसने एक बार फिर हल्का सा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी उंगलियों से संकोचपूर्वक उसके हाथ की ऊपरी सतह को छुआ। उसकी स्किन ठंडी और कठोर थी, बिल्कुल पत्थर जैसी। थैंक यू। मेरी आवाज में दिल से निकली कृतज्ञता थी। अब ये दूसरी बार हो गया है। उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। तीसरी बार की कोशिश मत करना, ठीक है? मैंने उसे घूरा, लेकिन फिर सिर हिला दिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ के नीचे से निकाल लिया और अपने दोनों हाथ टेबल के नीचे रख दिए, लेकिन वह मेरी तरफ झुक आया। मैं तुम्हारे पीछे पोर्ट एंजेलिस तक आया था, उसने तेजी से बोलते हुए स्वीकार किया। मैंने इससे पहले कभी किसी खास इंसान को जिंदा रखने की कोशिश नहीं की थी, और ये मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन शायद इसकी वजह सिर्फ तुम हो। आम लोग बिना इतनी सारी कैटेस्ट्रोफीज के भी अपना दिन निकाल लेते हैं। वह रुक गया। मैं सोच रही थी कि मुझे इस बात से परेशान होना चाहिए कि वह मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन इसके बजाय मेरे अंदर अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे घूर कर देखा, शायद सोच रहा था कि मेरे होंठ अनजाने में मुस्कान में क्यों मुड़ रहे थे। क्या तुम्हें कभी लगा कि शायद मेरा नंबर पहली बार ही अब था, उस वैन वाले इंसिडेंट में, और तुम फेट के साथ इंटरफ्रेंस कर रहे हो? मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अनुमान लगाया। वो पहली बार नहीं था, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे मुश्किल से सुनाई दी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो नीचे देख रहा था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तभी तुम्हारा नंबर अप था। उसके शब्दों से मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। उसी पल मुझे उस पहले दिन की उसकी वायलेंट ब्लैक ग्लेयर याद आ गई, लेकिन उसके पास होने से जो ओवरवेलमिंग सेफ्टी मुझे महसूस होती थी, उसने उस डर को दबा दिया। जब तक उसने मेरी आंखों को पढ़ने के लिए ऊपर देखा, उनमें डर का कोई निशान नहीं था। तुम्हें याद है? उसने अपने एंजल जैसे गंभीर चेहरे के साथ पूछा। हाँ, मैं शांत थी। और फिर भी तुम यहाँ बैठी हो। उसकी आवाज में हल्का अविश्वास था। उसने एक आईब्रो उठाई। हाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से। मैं एक पल रुकी, क्योंकि आज तुम्हें किसी तरह पता चल गया कि मुझे कहाँ ढूंढना है। मैंने उसे आगे बोलने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने होठों को आपस में दबा लिया और सिकुड़ी हुई आंखों से मुझे देखने लगा। वह फिर से कोई फैसला कर रहा था। उसकी नजर अचानक मेरी भरी हुई प्लेट पर गई और फिर वापस मेरी तरफ। तुम खाना खाओ, मैं बात करता हूँ, उसने शर्त रखी। मैंने तुरंत एक और रैवियोली उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। तुम्हें ट्रैक करना जितना आसान होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। आमतौर पर जब मैं किसी व्यक्ति के थॉट्स पहले सुन चुका होता हूँ तो मैं उसे बहुत आसानी से ढूंढ सकता हूँ। उसने बेचैनी से मेरी तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं खाना खाते खाते बिल्कुल रुक गई थी। मैंने खुद को निगलने के लिए मजबूर किया, फिर एक और रैवियोली फोक में उठाई और उसे मुंह में डाल लिया। मैं जेसिका पर नजर रख रहा था, बहुत ध्यान से नहीं। जैसा मैंने कहा, पोर्ट एंजेलिस जैसे छोटे शहर में भी सिर्फ तुम ही ट्रबल ढूंढ सकती हो। शुरुआत में मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अपने आप वहां से चली गई थी। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि तुम अब उसके साथ नहीं हो, तो मैं उस बुक स्टोर में तुम्हें ढूंढने गया जो मैंने जेसिका के माइंड में देखा था। मैं बता सकता था कि तुम अंदर गई ही नहीं थी और साउथ की तरफ चली गई थी, और मुझे पता था कि तुम्हें जल्द ही वापस मुड़ना पड़ेगा।
इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करने लगा। मैं सड़क पर मौजूद लोगों के थॉट्स रैंडमली सर्च कर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या किसी ने तुम्हें देखा था, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम कहाँ थी। मेरे पास चिंता करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अजीब तरह से एंग्शियस था। वह विचारों में खो गया। उसकी नज़र मेरे पार कहीं दूर टिक गई थी, जैसे वो ऐसी चीजें देख रहा हो जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं लगातार कार को सर्कल्स में चलाता रहा और सुनता रहा। आखिरकार सूरज डूबने लगा और मैं कार से बाहर निकलकर तुम्हारा पैदल पीछा करने ही वाला था। और फिर वह रुक गया। उसने अचानक अपने दांत भींच लिए। उसके चेहरे पर अचानक भयंकर गुस्सा उभर आया। फिर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वो अब भी मेरे सिर के ऊपर किसी बिंदु को घूर रहा था। मैंने सुना कि वे क्या सोच रहे थे। उसकी आवाज गुर्राहट जैसी हो गई। उसका ऊपरी होंठ थोड़ा पीछे उठा, जिससे उसके दांत दिखाई देने लगे। मैंने उसके माइंड में तुम्हारा चेहरा देखा। वो अचानक मेरी तरफ झुक आया। उसकी एक कोहनी टेबल पर आ गई और उसने अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि मैं चौंक गई। मेरे लिए बस तुम्हें वहां से उठा लाना और उन्हें। वो कुछ पल रुका। उन्हें जिंदा छोड़ देना, ये बहुत मुश्किल था। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल था। उसकी आवाज उसकी बाह के पीछे दब गई थी। मैं तुम्हें जेसिका और एंजेला के साथ जाने दे सकता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी तो मैं वापस जाकर उन्हें ढूंढने लगूंगा। उसने ये बात लगभग फुसफुसाकर स्वीकार की। मैं चुपचाप बैठी रही। मैं पूरी तरह स्टन थी। मेरे थॉट्स बिखरे हुए थे और मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। मेरे हाथ मेरी गोद में जुड़े हुए थे और मैं कमजोर सी होकर सीट के पीछे टिक गई थी। उसने अब भी अपना चेहरा हाथ में छिपा रखा था। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसकी स्किन जिस पत्थर जैसी लगती थी उसी पत्थर से तराशा गया हो। आखिरकार उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें मेरी आंखों को खोज रही थीं। उनमें भी अपने सवाल थे। क्या तुम घर जाने के लिए रेडी हो? उसने पूछा। मैं यहाँ से जाने के लिए रेडी हूँ, मैंने बात को थोड़ा बदलते हुए कहा। मैं अंदर ही अंदर इस बात से बेहद खुश थी कि अब हमारे पास घर तक जाने के लिए 1 घंटे की राइड होगी। मैं अभी उसे गुड बाय कहने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वेट्रेस ऐसे दिखाई दी जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, या शायद वह हमारी निगरानी कर रही थी। हाउ आर वी डूइंग? उसने एडवर्ड से पूछा। वी आर रेडी फॉर दी चेक, थैंक यू। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन कुछ ज्यादा रफ हो गई थी और हमारी बातचीत के तनाव का असर अब भी उसमें था। उसकी आवाज ने वेट्रेस को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। एडवर्ड ने ऊपर देखा और इंतजार करने लगा। एस श्योर, वो हकलाते हुए बोली। हियर यू गो। उसने अपने ब्लैक एप्रन की फ्रंट पॉकेट से एक छोटा लेदर फोल्डर निकाला और एडवर्ड को दे दिया। एडवर्ड के हाथ में पहले से ही एक बिल था। उसने उसे फोल्डर में रखा और तुरंत फोल्डर वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। नो चेंज। वह मुस्कुराया। फिर वो खड़ा हो गया और मैं भी थोड़ी ऑकवर्डनेस के साथ जल्दी से उठ गई। वेट्रेस ने फिर उसे इनवाइटिंग स्माइल दी। यू हैव अ नाइस इवनिंग। एडवर्ड ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसने अपनी नजरें मुझसे नहीं हटाईं। मैंने अपनी मुस्कान दबा ली। वह मेरे बिल्कुल पास चलते हुए रेस्टोरेंट के डोर तक आया, लेकिन फिर भी मुझे छूने को लेकर सावधान रहा। मुझे जेसिका की वो बात याद आ गई जो उसने माई के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कही थी, कि वे लगभग फर्स्ट के स्टेज तक पहुंच चुके थे। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। एडवर्ड ने शायद उसे सुन लिया, क्योंकि उसने उत्सुकता से नीचे मेरी तरफ देखा। मैंने साइडवॉक की तरफ देखना शुरू कर दिया और मन ही मन शुक्र मनाया कि शायद वह मेरे थॉट्स नहीं पढ़ पा रहा था। उसने पैसेंजर डोर खोला और मेरे लिए उसे पकड़े रखा। मैं अंदर बैठ गई और उसने डोर धीरे से बंद कर दिया। मैंने उसे कार के सामने से घूमकर अपनी तरफ आते हुए देखा। एक बार फिर मैं इस बात से हैरान थी कि वह कितना ग्रेसफुल था। मुझे शायद अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई थी। मुझे लगने लगा था कि एडवर्ड ऐसा इंसान नहीं था जिसकी किसी को कभी आदत पड़ सके। जब मैं कार के अंदर बैठ गई, उसने इंजन स्टार्ट किया और हीटर को हाई पर कर दिया। काफी ठंड हो चुकी थी और मुझे लगा कि अच्छा वेदर अब खत्म हो गया था। हालांकि उसकी जैकेट में मैं गर्म थी। जब मुझे लगता कि वो नहीं देख रहा, तो मैं उसकी जैकेट की खुशबू को धीरे धीरे सांस में भर लेती। एडवर्ड ने ट्रैफिक के बीच से कार निकाल ली। उसने लगभग बिना देखे ही ट्रैफिक से निकलते हुए कार को फ्रीवे की दिशा में मोड़ दिया। नाउ, उसने खास अंदाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है।